हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 6 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख प्रक्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए विथ आंसर तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, पहला दे रखा है कि पृथ्वी का ठोस भाग को जीवमंडल कहते हैं। बी कथन है, गैसीय परतें जो पृथ्वी को घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। और एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां हम एक साथ जमीन, पानी और हवा पाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवन होते हैं, उसे जीवमंडल कहते हैं। बताना है कौन सा युग्म सही है। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि पृथ्वी का ठोस भाग जीवमंडल कहलाता है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, पृथ्वी का ठोस भाग को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे स्थल मंडल कहेंगे। ठीक है, पृथ्वी का ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाएगा, ये कथन गलत है, ये युग्म गलत है। बी कथन के बारे में बात करें, दे रखा है गैसीय परतें जो कि पृथ्वी को घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं, बिल्कुल कथन सही है। सी में दे रखा है कि एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां हम एक साथ जमीन, पानी और हवा पाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवन होते हैं, उसे जीवमंडल कहते हैं, ये भी कथन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो बी और सी सही है। कौन सा युग्म सही हुआ, बी और सी, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे युग्म सही है। ठीक है, ध्यान रखना है, पृथ्वी का ठोस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग जल्दी से। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर लोग रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर गैसीय परतें वायुमंडल हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। जल पृथ्वी की सतह के एक बहुत बड़े क्षेत्र को आच्छादित करता है, अर्थात घेरता है, और इस क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। इस क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल अपने सभी रूपों में, यानी कि बर्फ, जल और जलवाष्प के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, वहीं बात करें जीवमंडल के बारे में, तो यह एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां हम एक साथ जमीन, पानी और हवा पाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, सिंपल सा सवाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन दे रखा है, स्थल मंडल में पृथ्वी की परत की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें शामिल हैं। बी कथन में है कि समुद्री जल का स्तर सभी जगह समान रूप से रहता है। सी कथन है कि भूमि की ऊंचाई समुद्र के तल से मापी जाती है, जिसे एक रूप में लिया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है कि स्थल मंडल में पृथ्वी की परत की चट्टानें और मिट्टी को पतली परतें शामिल हैं, बिल्कुल कथन सही है। स्थल मंडल में हम देखते हैं कि उसमें परत जो चट्टानें हैं और मिट्टियां हैं, इन सभी को शामिल किया जाता है, कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बी कथन के बारे में बात करें, दे रखा है समुद्री जल का स्तर सभी जगह क्या होता है, समान रूप से रहता है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ऐसा नहीं होगा कि अगर समुद्र कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो लेवल जो होगा, तो लेवल अब देखेंगे ना कि इसका लेवल जो होगा हमेशा इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा कि समुद्र का वैसे देखें क्या, इस तरीके से पानी है, इस तरीके से पानी है, नहीं, ये जहाँ भी रहेगा ये लेयर इसका क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। इसकी हाइट हमेशा देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे वो लेवल क्या रहेगा, हमेशा फ्लैट रहेगा, झुका हुआ कहीं नहीं रहेगा। एक तरफा ऐसा नहीं होगा कि कहीं झुक जाएगा एक तरफ, ऐसा कभी नहीं होता है। लेवल इसका सभी जगह क्या रहता है, इक्वल ही रहेगा। अगर जैसे कि अगर ज़मीन का नीचे अगर इस तरह का लेवल भी है, तो ऐसा नहीं कि पानी यहाँ पे गड्ढा है तो पानी नीचे चला जाएगा, फिर यहाँ पर तो उठ जाएगा, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। आप देखेंगे पानी का जो सरफेस जैसा भी उसका तल उसका नीचे हो, ये तली जैसा भी हो, इसका जो सरफेस है ये हमेशा क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा, सीधा रहेगा, एक तल बराबर रहेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है यहाँ पे कि समुद्री जल का जो स्तर है सभी जगह क्या होता है, समान रूप से रहता है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, सी में दे रखा है कि भूमि की ऊंचाई समुद्र के तल से मापी जाती है, बिल्कुल सही है, भूमि की ऊंचाई समुद्र के तल से मापी जाती है, जिससे एक रूप में लिया जाता है। ठीक है, ये कथन यहाँ पे सही है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि सब जगह फ्लैट होता है, समतल होता है, इसीलिए कहीं देखेंगे कि समुद्र की ऊंचाई से लिया जाता है। किसी की ऊंचाई किससे लेते हैं हम लोग, समुद्र की ऊंचाई से लेते हैं, समुद्र के तल से लेते हैं। कहीं भी देखेंगे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई 100 मीटर, 1000 मीटर। क्यों लिखा रहता है ऐसा, क्योंकि समुद्र तल हमेशा हर जगह क्या रहता है, लेवल रहता है, एक लेवल रहता है, इसीलिए हम लोग समुद्र की तल से माप लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी ऊंचाई हमेशा हर जगह क्या रहता है, इक्वल रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे तीनों कथन सही दिख रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए बाकी व्याख्या देख लेते हैं।
पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। इसमें पृथ्वी की परत की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें होती हैं जिनमें पोषक तत्व होते हैं जो जीवों को बनाए रखते हैं। पृथ्वी की सतह के दो मुख्य विभाजन हैं, बड़े भूभागों को महाद्वीप कहते हैं और विशाल जल निकाय को महासागरीय घाट कहते हैं। ठीक है, समुद्री जल का स्तर हर जगह क्या रहता है, समान रहता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है। ठीक है। बी कथन है कि अटलांटिक महासागर में अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच में दर्ज की गई है। ठीक है। सी कथन कह रहा है कि मरियाना ट्रेंच की गहराई 11,022 किलोमीटर है। ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे उपर्युक्त में से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है। बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, समुद्र तल से देखेंगे कि इसका जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट का वो 8,848 मीटर है। बिल्कुल ही सही है। बी कथन के बारे में बात करें, दे रखा है अटलांटिक महासागर में अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच में दर्ज की गई है। कथन गलत है। ये अटलांटिक महासागर में नहीं, ये प्रशांत महासागर में है मरियाना ट्रेंच। और इसकी गहराई कितना है, इसकी गहराई है 11,022 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखिए इसी में दे रखा है कि मरियाना ट्रेंच की गहराई कितना है, 11,022 किलोमीटर। ये 11,022 किलोमीटर नहीं है, ये 11,022 मीटर है। ठीक है, तो ये कथन भी गलत है, बी भी कथन गलत है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है। बस यही कथन सही है, बाकी बी और सी गलत है। बात समझ में आया। मरियाना ट्रेंच में होता है खाई होता है। ठीक है, ट्रेंच में तो क्या होता है, खाई। ठीक है, जैसे कि कोई समुद्र है तो कुछ इस तरीके से समुद्र होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो समुद्र के अंदर भी देखेंगे जो तली होता है ना, वहाँ पे देखेंगे कि कहीं गहराई देखने को मिले, देखेंगे सबसे ज़्यादा गहरा दिख रहा है तो इससे बोलेंगे ये सबसे गहरे वाला क्षेत्र है। तो मान लीजिए प्रशांत महासागर का लेवल कुछ ऐसा है तो सबसे गहरा क्षेत्र ये कहलाएगा। तो इसका नाम क्या है, मरियाना ट्रेंच। ठीक है, ट्रेंच होता था खाई, सबसे ज़्यादा खाई जो है ये भी वाला है, इसका मान लेते हैं। तो इसका नाम क्या रखा गया, यहाँ पे मान लेते हैं मरियाना ट्रेंच। इसी जो इसका जो गहराई देखेंगे वो कितना है, गहराई कितना है, 11,022 मीटर है। समझ में आया, सिंपल सा है। ट्रेंच कुछ वैसा मत समझिएगा कि कुछ उल्टा पल्टा ऐसा कुछ वर्ड है पता नहीं क्या है। ट्रेंच मतलब होता है खाई होता है। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप व्याख्या देख लीजिएगा, वही चीज़ है जो हमने समझा रखा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलरी और तेनजिंग नोर्गे शेरपा थे। ठीक है। बी कह रहा है कि जुको तोवई शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। ठीक है। सी कह रहा है कि बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था। एक से अधिक सही होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलरी और तेनजिंग नोर्गे शेरपा थे। बिल्कुल कथन सही है, ध्यान रखना है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, एडमंड हिलरी और तेनजिंग नोर्गे शेरपा थे, जो कि 1953 में इन्होंने फतह की थी। ठीक है। बी कथन दे रखा है जुको तवाई शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। ये भी कथन सही है, ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 16 मई 1975 को, ठीक है 1975 को जुको तवई ये जापान की हैं, ये शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है, तो ये सब कथन सही है। सी कह रहा है कि बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। बछेंद्री पाल देखेंगे कि 1984 में, कब 1984 में सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, एडमंड हिलरी और तेनजिंग शेरपा थे। ठीक है, जुको तोवाई चढ़े थे कब, 1975 में, और 1984 में चढ़ी थी ये आपका यहाँ पे हो गया बछेंद्री पाल, जो कि पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, बाकी डेटा यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, डेट के साथ दिया हुआ है, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा दुनिया की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल स्थित है। बताना है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल स्थित है, कहाँ पे स्थित है, यूरोप में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में। एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। अच्छा सवाल है, बताइएगा कि दुनिया का सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल स्थित है कहाँ पे है, यूरोप में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में या फिर दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो बात करें हम लोग पहले, सबसे पहले कि सबसे लंबी नदी कहाँ पे है, तो देखेंगे कि मिस्र से जो निकलती है नदी नील नदी, ये सबसे लंबी नदी है दुनिया की।
तो ये किस महादेश में है, तो ये देखेंगे कि अफ्रीका महादेश में है। ठीक है, तो पहला तो मिल गया अफ्रीका। फिर कह रहा है सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, तो बताइए सबसे जो गर्म मरुस्थल है वो कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। ये भी कहाँ पे है, ये भी अफ्रीका में ही स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, अफ्रीका में। यूरोप उत्तरी अमेरिका नहीं होगा, सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में देखेंगे कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है और यहीं पे सहारा मरुस्थल जो कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान भी है। ठीक है, चलिए बाकी व्याख्या में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। महाद्वीप सभी तरफ महासागरों और समुद्रों से घिरा है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर बहती है। ठीक है, तो दोनों हो गया ना अफ्रीका में। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। बताना है आपको कि कौन एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा भी गुजरती हैं, भूमध्य रेखा भी गुजरती हैं और मकर रेखा भी गुजरती हैं। ऑप्शन दे रखा है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहाँ से तीनों कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैप पर देख लीजिए, समझ लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो ग्रीन पार्ट है ना, ये डीप जो ग्रीन पार्ट है ये कौन सा है, अफ्रीका महादेश है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ये 0 डिग्री रेखा है आपका भूमध्य रेखा, यहाँ से गई हुई है। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे ये 30 डिग्री है, ये वाला तो 30 डिग्री है, इसी के ऊपर और कहीं ना कहीं होगा 15-23 यहाँ ले सकते हैं आप, और यहाँ पे ले सकते हैं ये वाला 30 है, तो इसी के नीचे आप देखेंगे इधर से कहीं से गुजरा होगा 27 डिग्री कर्क रेखा। तो देखेंगे तीनों जो ऐसी मात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरी हुई हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक है, यहाँ से सवाल आगे पूछा जाता है कि कौन ऐसा महाद्वीप है जहाँ से जिसके मध्य से होकर के लगभग मध्य से होकर के गई हुई है भूमध्य रेखा। तो ये कौन सा है, ये अफ्रीका महादेश ही है। देखेंगे बिल्कुल यहाँ इसके बीचों बीच से लगभग गई हुई है भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो ये अफ्रीका इसका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिलहाल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये तो मैंने बता ही दिया वैसे। चलिए ये जो ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में ही है। देखेंगे ये वाला जो है, तो ये वाला हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और इधर हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो देखेंगे ज़्यादातर हिस्सा किधर देखने को मिल रहा है आपको, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। ये वाला ये पार्ट ज़्यादातर देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में, कुछ पार्ट इसका दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। ठीक है, तो वही चीज़ वहाँ लिखा हुआ है। बाकी एकमात्र महाद्वीप है जिसके माध्यम से होकर के कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा गुजरती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है ना, सवाल क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दे रखा है एशिया पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग आच्छादित करता है। ठीक है, बी कह रहा है कि यह पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, और सी कह रहा है कि यूराल पर्वत द्वारा एशिया को यूरोप से अलग किया जाता है। उपर्युक्त में से अधिक सही है, फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है यहाँ पे कि एशिया पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग आच्छादित करता है। बिल्कुल कथन सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी कथन कह रहा है कि यह पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन, एशिया। तो देख लेते हैं जरा मैप पर। अच्छा, मैप तो मेरे पास यहाँ पे है नहीं, तो ऊपर होगा कहीं। देखिए एशिया वाला पार्ट ये वाला कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला अगर इसको बांटते हैं तो ये हो जाएगा इधर दक्षिणी गोलार्ध और ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। ठीक, और अगर यदि इसको हम 0 डिग्री ये जो आपका मध्याह्न रेखा है इससे अगर बांटते हैं तो इधर हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध, इधर हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पे है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और साथ ही साथ देखेंगे कि पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यह पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है ना, ये तो दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में है, या कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया यहाँ पे। सी कह रहा है कि यूराल पर्वत द्वारा एशिया को यूरोप से अलग कर किया जाता है। ये कथन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए ये वाला एशिया इधर है, इधर है यूरोप, और इस यहाँ पे देखेंगे माउंटेन है, यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत, जो कि एशिया को यूरोप से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसे इसको हम कई बार पढ़ा चुके हैं आपको वहाँ पे प्रैक्टिस से जब करा रहे हैं वहाँ पे ज्योग्राफी वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पे डी ऑप्शन, एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, फिर यहाँ से आगे है नया सवाल कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दे रखा है आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरता है। ठीक है,
बी कथन कह रहा है कि भूमध्य रेखा लगभग मध्य अफ्रीका के मध्य से गुजरती है। सी कथन है कि दक्षिण अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। एक से अधिक सही है, फिर कोई नहीं। चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरता है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरती हैं क्या? तो अब देखेंगे कि ये है आपका यहाँ पे आर्कटिक, ये देखेंगे ये आर्कटिक इधर से गुजरा हुआ है और यहाँ पे यूरोप है। ठीक है, तो क्या ये सही होगा? क्या लग रहा है आप लोग को? जी बिल्कुल सही है ना। आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, ये यूरोप से होकर गुजरती हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त इसे कितना डिग्री पर होगा? 66.5 डिग्री पर, है ना। तो देख लेते हैं हम लोग 66 डिग्री कहाँ पे होगा। तो देखिए ये है 75 और ये है आपका 60। तो 60 से ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लगभग यहाँ पे लोग जा सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो यूरोप से गुजरा हुआ है ना, तो सही होगा। ठीक है, चलिए बी कथन कह रहा है कि भूमध्य रेखा लगभग मध्य अफ्रीका की मध्य से गुजरती हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो पहले बता चुके हैं। फिर कह रहा है दक्षिण अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका कहाँ पे है? ये है आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और कह रहा है पूरी तरह से उत्तरी, तो ये उत्तरी में नहीं है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये तो गलत हो गया पहला कॉन्सेप्ट के साथ। ये दक्षिणी गोलार्ध में, ना कि उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और फिर कह रहा है पश्चिमी गोलार्ध में। तो पश्चिमी गोलार्ध में तो है, देखेंगे इधर पश्चिमी है ना, लेकिन ये बोल रहा है उत्तरी में, तो उत्तर में तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये गलत हो गया इसका। ठीक है, तो ए और बी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी व्याख्या देख लेते हैं। यूरोप एशिया की तुलना में बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इसके माध्यम से होकर के गुजरता है। यह 3 तरफ से जल निकायों द्वारा घिरा हुआ है। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश से लगभग महाद्वीप के मध्य से होकर के गुजरती हैं। अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिसके माध्यम से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका ज़्यादातर देखेंगे कि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल अधूरा है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। सवाल था यहाँ पे कि उत्तरी अमेरिका किस संकीर्ण पट्टी द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही सेट नहीं किया गया, एक्चुअली में केवल 1 केवल 2 देकर के छोड़ दिया गया है। बट ध्यान रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका किस संकीर्ण पट्टी के द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना ये पनामा का इस्तमस जो है ना, इसी के द्वारा ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे दे रखा है यहाँ पे सी सही है, बाकी ए और बी ऑप्शन ही गायब कर दिया गया है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हैं मैप पर भी ये इधर वाला पार्ट देखेंगे तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका और ये आपका है दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पे देखेंगे कि इस्थमस ऑफ पनामा है ना, ये वाला जो पट्टी देख रहे हैं आपका संकीर्ण पट्टी से ही जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो चलिए आपको फिलहाल यहाँ पे आंसर तो मिल ही गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका पनामा के इस्थमस पट्टी द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी ये भी ऑप्शन गायब है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ भी थोड़ा सा डी 2 बार कर दिया गया। ठीक है, इसे सुधार देते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों ओर महासागरों एवं सागरों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे देखेंगे कि इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है ना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है आपका, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और चारों तरफ देखेंगे कि जल निकायों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? द्वीपीय महाद्वीप भी कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे 7 महादेश देख सकते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ये हो गया एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, ठीक है, अंटार्कटिक महादेश और दक्षिण अमेरिका और एक ये उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। एक आपका यहाँ छूट रहा है यूरोप। ठीक है, तो 7 हो गए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए सवाल है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में भारतीय अनुसंधान केंद्र मैत्री और दक्षिण गंगोत्री स्थित है? अंटार्कटिका क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, हिंद महासागर में, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है भारतीय अनुसंधान केंद्र मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती 3 है ना। तो तीनों जो है ये अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल महाद्वीप है। दक्षिणी ध्रुव लगभग इसी महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। ठीक है, चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव इस क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह मोटे तौर पर मोटी बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। यहाँ अस्थायी मानव बस्तियाँ नहीं हैं, पॉसिबल भी नहीं है। अंटार्कटिका में कई देशों के अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। भारत के भी वहाँ अनुसंधान केंद्र हैं। इनमें मैत्री और दक्षिण गगनयात्री नाम दिया गया, एक भारतीय भी है। ठीक है, और यहाँ पे मानव बस्तियाँ हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे वैज्ञानिकों का ये महादेश कहा जाता है। ठीक है, ये क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिक लोग रिसर्च करने पहुँचते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला गुजरती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला गुजरती हैं, कहाँ से गुजरती हैं? दक्षिण अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से, या एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उत्तर से दक्षिण में गुजरती है। दक्षिण अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ देखने को मिलेगा, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी। ठीक है, एंडीज देखेंगे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है कि प्रशांत महासागर आकार में लगभग त्रिकोणीय है। बी कथन है कि यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। और सी कथन है कि अटलांटिक महासागर एस आकार का है। उपरोक्त में से अधिक सही होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि प्रशांत महासागर आकार में लगभग त्रिकोणीय है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके बारे में, प्रशांत महासागर के बारे में आपको याद रखना है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और यह पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। mariana गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा भाग इसी प्रशांत महासागर में स्थित है। साथ ही साथ याद रखना है कि प्रशांत महासागर आकार में लगभग गोलाकार है। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जो भी कथन दे रखा है यहाँ पे कि यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है, तो ये कथन सही है कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है यहाँ पे। और सी कह रहा है कि अटलांटिक महासागर का एस आकार का है, तो ये भी यहाँ पे सही है। बी और सी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बिल्कुल आप देखेंगे कि अटलांटिक महासागर यहाँ पे है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग देखेंगे इसकी जो आकृति है कुछ एस आकार का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी सी है, डी ऑप्शन सही होगा। बाकी इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा कि सबसे व्यस्त महासागर कौन है? सबसे व्यस्तम महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, एक से अधिक, या में से कोई नहीं। तो याद रखना है, सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर होगा। इसका सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और यह एस आकार का है, और यह पश्चिम की ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा पूरब की ओर यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि अटलांटिक महासागर का समुद्र तट बहुत ही क्या है, तंदुरित है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है यहाँ पे कि यह अनियमित और दंतुरित समुद्र तट जो तट है इसका, तो प्राकृतिक पतन और बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है, जिस तरह की स्थितियाँ बना रही हैं। तो व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे व्यस्त महासागर भी है। ठीक है, तो इस बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कौन सा एकमात्र महासागर किसी देश के नाम पर है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, सी ऑप्शन, हिंद महासागर। ठीक है, एकमात्र है ऐसा महासागर है हिंद महासागर जो किसी देश के नाम पर है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। चलिए थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं इसका। अच्छा, ये आखिरी सवाल था। हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जो भारत देश के नाम पर है। महासागर का आकार लगभग त्रिकोणीय है, ये ध्यान रखिएगा। अटलांटिक महासागर कैसे आकार का था? प्रशांत महासागर लगभग गोलाकार था। ठीक है, यह उत्तर में एशिया से, पश्चिम अफ्रीका से और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका BPSC तैयारी 4.0 में सब्जेक्ट भूगोल है तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे ज्योग्राफी से संबंधित बहुत कुछ आपको कंटेंट दिया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट के रूप में भी और बाकी चीज़ों के रूप में भी। तो साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा PDF फाइल पाने के लिए। ठीक है, वहाँ पे PDF फाइल डेली अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।